हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले, ये चैप्टर पूरा इंट्रोडक्शन होने वाला है, तो डोंट टेक टू मच स्ट्रेस कि सब कुछ ही इसमें हम याद कर लेंगे, इसी में पढ़ लेंगे। ये इंट्रोडक्शन है, ये हम चैप्टर बता रहा है कि पूरी क्लास 7 की जो हिस्ट्री है, जो क्या है मेडिवल हिस्ट्री है, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यानी कि मेडिवल हिस्ट्री जो इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, तो उन्हीं चेंजेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे इंट्रोडक्शन के बाद भी तो लिखा हुआ है कि ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, यानी कि जो मेडिवल हिस्ट्री के बीच में 1000 जो ईयर है उनमें क्या क्या चेंजेस दिखने को मिलते हैं। कौन से 1000 ईयर? 700 से लगाकर 700 कॉमन एरा से लगाकर 1750 कॉमन एरा तक लगभग ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर क्या क्या मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि हमने एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, कुछ तो डिफरेंस होगा इनमें, तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ वही हम देखने वाले। ये जो मेडिवल हिस्ट्री था, मेडिवल जो पीरियड है, यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। ठीक है, चाहे हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, कल्चरल डेवलपमेंट की, तो बहुत सारे डेवलपमेंट यहाँ पर हुए। ठीक है, जैसे कि शुरुआत करते हैं हम साइंस ऑफ कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है जो मैप बनाने का आर्ट होता है। ठीक है, तो मैप बनाने का आर्ट में कैसे डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, तो 1154 में जो ज्योग्राफर थे, अरब ज्योग्राफर थे, कौन थे? अल इद्रिसी। तो इन्होंने जो मैप बनाया था, इंडिया का मैप, वो कुछ इस तरीके से बनाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंडिया का मैप तो हमें कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा, लेकिन इन्होंने किस तरीके से बनाया था, ये जो है ये इंडिया का साउथ पार्ट है और ये है श्रीलंका, और ये छोटे छोटे क्या है यहाँ पर आइलैंड्स है। तो आप देख सकते हैं इनका बनाने का तरीका। आज हम जो मैप यूज़ करते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दीज मैप। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनका मैप बनाने का तरीका अलग था। हो सकता है इन्होंने साउथ की तरफ से देख कर बनाया हो, इस कॉन्टेक्स्ट में बनाया हो। और इसके बाद क्या हुआ, जो 1720s में जो मैप बनाया गया, किसके द्वारा? और भी जो कार्टोग्राफर थे, जैसे कि फ्रेंच कार्टोग्राफर की हम बात कर लेते हैं, तो कार्टोग्राफर, तो उन्होंने जो मैप बनाया वो आज हम जो मैप यूज़ करते हैं उसके बहुत सिमिलर है। यानी कि कुछ इस तरीके का मैप उन्होंने कोस्टल एरियाज़ को बहुत फाइनली क्लियरली दिखाया हुआ है। ठीक है, एकदम श्रीलंका भी बहुत अच्छे से यहाँ पर बनाया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है ये पूरा बांग्लादेश वाला पार्ट और ये कुछ। तो ये वाला जो मैप है पूरा, ये फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था 1720s में। तो हमने देखा कि 1154 से 1720 यानी कि 600 सालों में कितना ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिला है यहाँ पर मैप बनाने में। मैप को किस तरीके से उन्होंने बनाया, किस तरीके से देखा, सब कुछ हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। अब ऑब्वियसली जैसा मैप होगा उस तरीके से लोग लोकेशन कैसे पता करेंगे, नेविगेशन के लिए वो जो सी जर्नी करते हैं, जो मर्चेंट हो गए, जो सेलर्स हो गए, तो वो भी इनका यूज़ करते हैं मैप का। तो हो सकता है सब कुछ डिफरेंट रहा हो। ओब्वियसली मैप डिफरेंट है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इससे पता चलती है क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे कि 1720s में जो वोएज करते थे, जो सेलर्स होते थे, जो यात्री होते थे, वो नेविगेशन के लिए इसका यूज़ करते थे, मैप का। ठीक है, इसके बाद टर्मिनोलॉजीज में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिला। टर्मिनोलॉजीज यानी कि केवल ग्रामर और वोकेबलरी चेंज नहीं हुई, बल्कि वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो गया टाइम के साथ साथ। जैसे हम यहाँ पर दो वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है हिंदुस्तान। ठीक है, आज जो हम वर्ड हिंदुस्तान यूज़ करते हैं वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो पूरा इंडिया है। ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को भी लेकर चलते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। कैसे होता रहा है? जैसे अगर हम बात करें 13th सेंचुरी की, 13th सेंचुरी यानी कि जो 1200 के लगभग वाला समय था, उसे हम 13th सेंचुरी, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं 21वीं सदी, यानी कि 2000 की हम बात करें तो 13th सेंचुरी यानी कि 1200 के लगभग के समय की हम बात करें, तो इस समय जो मिन्हाज सिराज, मिन्हाज ई सिराज, इन्होंने जो हिंदुस्तान वर्ड है उसका यूज़ किस कॉन्टेक्स्ट में किया, कौन सा एरिया था जिसे हिंदुस्तान कहा जाएगा, तो इन्होंने
पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। कैसे इन्होंने इसको डिफाइन किया कि जो पंजाब हरियाणा वाला रीजन है, पंजाब हरियाणा वाला रीजन है और जो गंगा यमुना के बीच में है और दिल्ली सल्तनत का जहाँ पर डोमिनेंस है, दिल्ली सल्तनत, इन 3 पॉइंट्स को लेकर इस वर्ड का मीनिंग इन्होंने बताया मिन्हाजी सिराज ने कि पंजाब हरियाणा वाला जो एरिया है, गंगा यमुना वाला एरिया है दिल्ली सल्तनत का, जहाँ पर डोमिनेंस है, तो एरिया कम ज़्यादा होता रहता है, तो उस हिसाब से वो क्या था, हिंदुस्तान था। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो एरिया इन्होंने बताया है गंगा यमुना पंजाब हरियाणा वाला, ये तो पूरा नॉर्दर्न इंडिया में चला गया, तो साउदर्न इंडिया के तो पार्ट इसमें इंक्लूड हुए ही नहीं। और आज हम जो हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसमें हम पूरा इंडिया इंक्लूड करते हैं, तो इस तरीके से इसका यूज़ इन्होंने किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 16th सेंचुरी में बाबर, ठीक है, बाबर कौन था, आप आई होप आपको पता होगा, नहीं पता हो तो हम पढ़ेंगे आगे। तो बाबर जो था, इन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किस लिए किया था, यहाँ की ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी, फ्लोरा फोना, यहाँ का कल्चर, लोगों का जो इस सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं उनका कल्चर कैसा है, वहाँ की फ्लोरा फोना, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने यूज़ किया था वर्ड हिंदुस्तान की। जो हिंदुस्तान है वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है, फ्लोरा फोना ऐसी है, वहाँ के लोग इस तरह के कल्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यूज़ किया था। इसके बाद अमीर खुसरो जो कि पोइट थे 14th सेंचुरी में, उन्होंने वर्ड यूज़ किया था हिंद, जो कि इसी के सिमिलर है। फॉरेनर वर्ड की हम बात करें तो आज हम फॉरेनर किसको मानते हैं, जो किसी और कंट्री से आया हो, जो हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करता। लेकिन पहले अर्लियर टाइम में, इस टाइम में फॉरेनर किसको माना जाता था। ठीक है, हम देख रहे हैं कि वर्ड का मीनिंग कैसे चेंज हुआ। तो आज हम जो देखते हैं और पहले जो देखा जाता था उसका मीनिंग, उसमें क्या डिफरेंस है। तो पहले फॉरेनर का मतलब माना जाता था जो आपके विलेज से या एरिया से बिलोंग नहीं करता है, आपकी पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग हैं। ठीक है, कोई दूसरे सोसाइटी से आएगा तो उसको फॉरेनर माना जाएगा। ठीक है, चाहे वो एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन वहाँ पर कंट्री का कोई मतलब नहीं था फॉरेनर से, आपके एरिया का नहीं है, आपकी विलेज, आपकी सोसाइटी का नहीं है पर्टिकुलरली, तो वो फॉरेनर कहा जाएगा, जिसे अजनबी या परदेसी जिसे हम कह सकते हैं। इसके बाद सोर्सेज की हम बात करें। अब ये मीनिंग जो है ये कैसे चेंज हुए, हमें कैसे पता चलता है कि मीनिंग चेंज हो गए और क्यों चेंज हुए होंगे। ठीक है, कुछ तो सोर्स होगा हमारे पास जहाँ से हमें ये मीनिंग का पता चला कि हाँ पहले इसका मीनिंग ये हुआ करता था, ये हुआ करता था। और भी जो रिकॉर्ड्स हैं हिस्ट्री के सारे, वो जो भी बातें हम हिस्ट्री की यहाँ पर कर रहे हैं वो हमें कैसे पता चलती हैं, वो हमें पता चलती है रिकॉर्ड्स के थ्रू, सोर्सेज जिन्हें हम कहते हैं। तो सोर्सेज की अगर हम बात करें तो जैसे हमने क्लास 6th में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, तो वहाँ पर हमने पढ़ा कि किसी के बारे में हमें कैसे पता चलता है, कोइंस के थ्रू पता चलता है, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलता है, और जो आर्किटेक्चर है उसके थ्रू पता चलता है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो होते हैं उनके थ्रू पता चलता है। और यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री में इनका जो कंटिन्यूस था प्रोसेस, यानी कि इनका भी यूज़ किया जाता था किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी राजा के बारे में पता करने के लिए। लेकिन साथ ही यहाँ पर इम्पोर्टेंस ज़्यादा किसका बढ़ गया, कौन से रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होने लगे, कौन से सोर्सेज, मैन्युस्क्रिप्ट्स। क्यों यूज़ होने लगी मैन्युस्क्रिप्ट ज़्यादा यहाँ पर इस टाइम पर, क्योंकि पेपर जो था वो वाइडली अवेलेबल हो गया और ज़्यादा सस्ता भी होता था पेपर, इसीलिए लोग उसको यूज़ करते थे, उसमें लिखते थे सारे रिकॉर्ड्स, चाहे वो किसी कोई अकाउंट का रिकॉर्ड हो, किसी किंग के बारे में हो, कुछ भी हो, चाहे किसी संत की टीचिंग्स हो, तो सब कुछ इनमें लिखा जाता था। और इन मैन्युस्क्रिप्ट को कहाँ रखा जाता था, लाइब्रेरीज में, आर्चीव्स में रखा जाता था। आर्चीव्स का मतलब होता है जहाँ पर कुछ रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे आज भी कई जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड होते हैं वो कहाँ पर रखे जाते हैं, इस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट रखी जाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमें पता है मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखी जाती है, तो प्रिंटिंग तो थी नहीं कि एग्जैक्टली हम प्रिंट कर सके किसी मैन्युस्क्रिप्ट को। तो जो हिस्टोरियंस थे टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ वापस से लिखी मैन्युस्क्रिप्ट, स्क्राइब्स ने उसको कॉपी किया। तो हम जैसे अपने फ्रेंड का होमवर्क कॉपी करते हैं तो कुछ मिस्टेक हो जाती थी, उसने कुछ लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो हम गेस करके लिख लेते हैं, हाँ क्या लिखा होगा, हम ही लिख लेते हैं मन से। तो इस तरीके से कुछ वर्ड जो थे जिनका मीनिंग पता
नहीं होगा या फिर कुछ अनक्लियर होगा, तो जो वर्ड्स थे वो चेंज हो गए। इसीलिए फिर और कॉपीज़ हुई तो उनमें उन्होंने अलग गेस किया कि हो सकता है ये लिखा हो या इस तरीके से लिखा हो सकता है, तो इस तरीके से वर्ड्स के मीनिंग चेंज होते गए। ठीक है, तो हम किसी जो हिस्टोरियंस होते हैं वो किसी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, उन्हें सभी तरीके से पूरी स्टडी करनी होती है ताकि सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि इस तरीके से हमने देखा कि चेंजेस आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक क्रॉनिकल थे 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर, कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। तो इन्होंने जो अपना पहला क्रॉनिकल है वो 1356 में लिखा, 1356 में, और दूसरा लिखा इन्होंने उसके 2 साल बाद यानी कि 1358 में। लेकिन 1960s तक हिस्टोरियंस को इस फर्स्ट के बारे में पता ही नहीं था कि इनका फर्स्ट क्रॉनिकल भी है। फिर उन्होंने जब पता किया, उनको पता चला कि इनका फर्स्ट क्रॉनिकल भी है जो इससे 2 साल पहले लिखा गया था, जिनके बारे में वो अवेयर नहीं है, तो फिर उन्होंने अपडेट किया। तो हो सकता है कि कुछ मिसिंग हो या फिर किसी हिस्टोरियन ने कुछ अपडेट किया हो, तो इस तरीके से वर्ड के मीनिंग और इन्फॉर्मेशन बदलती रहती हैं। इसलिए सारे सोर्सेज को पढ़ना ज़रूरी होता है ताकि हम एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात करिए, हमने बात कर ली कैसे सोर्सेज होते हैं, क्या क्या हमें पता चलता है सोर्सेज से। टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या चेंजेस हुए? तो टेक्नोलॉजी में यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे कि इरिगेशन के लिए पर्सियन व्हील यूज़ किया जाने लगा, पर्सियन व्हील, और स्पिनिंग व्हील यूज़ किया जाने लगा। स्पिनिंग व्हील कहाँ पर? वीविंग के लिए। फायर आर्म्स यूज़ किए जाने लगे, यानी कि जो गन्स वगैरह होती थी युद्ध में वो यूज़ की जाने लगी। तो इस तरीके से बहुत चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। न्यू ग्रुप्स, कुछ पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बढ़ता है कुछ ग्रुप्स का, जैसे कि राजपूत की यहाँ पर हम बात करते हैं। राजपूत, राजपूत जो वर्ड है वो राजपुत्र से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है राजा का पुत्र, सन ऑफ द रूलर। ठीक है, तो ये अपनी लॉयल्टी, बहादुरी और अपने शौर्य की वजह से जाने जाते थे। ठीक है, इनकी कई सारे हमें जानकारी मिलती है इनकी बारे में जो इनकी पोइट्स के द्वारा लिखी गई हैं, और राजपूत का भी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ा। उसके अलावा भी कई ग्रुप थे जिनका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इस समय बढ़ा मेडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ पर हमें डिटेल सबके बारे में नहीं पढ़ना है कि कौन कौन से ग्रुप थे, वो तो अलग अलग चैप्टर हैं, ये हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात आती है और एग्रीकल्चर ना ऐसा कैसे हो सकता है? तो एग्रीकल्चर की बात करें तो फॉरेस्ट की कटिंग होती थी, फिर एग्रीकल्चर के लिए खेत तैयार होते थे। तो आप खुद सोचिए कि खेत अगर होंगे, ऐसे शुरू हो रही है खेती, तो कुछ लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन होगी, कुछ प्रोडक्टिव होंगे, कुछ लोग दूसरों के खेतों में काम करते होंगे या कम खेती होगी। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो लोग जातिज में डिवाइड हो गए बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, क्या वो काम करते हैं उस अकॉर्डिंग। क्योंकि कुछ लोग खेती के साथ आर्टिशंस भी थे, कुछ कलाकारी भी करते थे। ठीक है, जैसे कि पोट्री हो गया, वीविंग हो गया, ये सब भी करते थे, और कुछ एनिमल रियरिंग भी करते थे। तो उनका बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन को लेकर जातिज में लोग डिवाइड हो गए थे, सब जातिज में भी डिवाइड हो गए थे। कास्ट और जो सब कास्ट सिस्टम था वो यहाँ पर शुरू हो चुका था, और जातिज जो लोग बनाते थे वो अपने ग्रुप बनाते थे। एरिया वाइज इनका स्टेटस डिफरेंट होता था। ठीक है, एक एरिया में जाति का क्या स्टेटस है दूसरे एरिया में बदल सकता है, और ये अपना ग्रुप बनाते थे, अपने रूल्स रेगुलेशन भी बनाते थे, और जाति पंचायत भी होती थी जहाँ पर ये रूल जो हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, जो एल्डर लोगों की एक पंचायत होती है इस तरीके से। ठीक है, ओवरऑल ये विलेज के रूल्स भी फॉलो करते हैं, लेकिन अपने भी कुछ ग्रुप्स होते हैं। जैसे हम देखते ही हैं कई जो सोसाइटी होती है अपने कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन गांव के जो रूल्स हैं, जो मेन एरिया के रूल्स हैं, वो तो रूल्स है ही सही। एम्पायर्स की हम बात करें तो कई सारे एम्पायर्स भी डेवलप हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि हमें प्रशस्ति से पता चलता है कि जो घियासुद्दीन बलबन है, घियासुद्दीन बलबन, जो कि क्या है, दिल्ली का सुल्तान है, 1266 के अराउंड का रूल था। तो इनके बारे में क्या पता चलता है?
प्रशस्ति से पता चलता है कि ये जो थे इनका वास्ट एम्पायर था, बंगाल से अफगानिस्तान तक, साउथ इंडिया के पार्ट भी इंक्लूड थे इनके एम्पायर में, और बहुत सारे ग्रुप्स तो इनकी सेना देखकर ही भाग जाते थे। इनकी प्रशस्तियाँ होती थी तो इनमें कुछ बढ़ा चढ़ाकर भी दिखाया जाता, तो हिस्टोरियन का मानना है कि ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर भी कई बार दिखाया जाता है, इनकी प्रशस्ति में बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रिलीजन्स की, तो रिलीजन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे हिंदुइज्म की अगर हम बात करें तो देवी देवताओं की पूजा का महत्व बढ़ा, भक्ति का महत्व बढ़ा, यानी कि जिसमें बिना किसी रिचुअल को परफॉर्म किए लोग गॉड से जुड़ सकते हैं। ब्राह्मण का इंपॉर्टेंस बढ़ा, टेम्पल का डेवलपमेंट हुआ, टेम्पल का निर्माण मंदिरों का शुरू हुआ, यहाँ पर कई राजाओं द्वारा मंदिर निर्माण भी किए गए। मुस्लिम कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जैसे कुरान शरीफ का एक्सेप्टेंस हुआ, और धर्म को लेकर भी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, यानी कि किस तरीके से हिस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है, तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन्होंने हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में क्लासिफाई किया। अब हमें पता है कि धर्म के आधार पर अगर इतिहास को क्लासिफाई किया जाएगा तो ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ब्रिटिश हिस्टोरियन का मानना था कि जो रूलर थे उस समय, जो राजा थे, उनका जो धर्म है उस अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करेंगे इतिहास को। लेकिन हमें पता है कि जब भी हम हिस्ट्री को क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम केवल धर्म को लेकर नहीं चल सकते, हमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल सभी कॉन्सेप्ट को देखना होगा। इसीलिए हम हिस्ट्री को एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, और ये जो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश वाला कॉन्सेप्ट है ये हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट फेयर। तो आई होप पूरा चैप्टर आपको समझ आ चुका होगा। ये हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मेडिवल हिस्ट्री में क्या हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्लास 7th में क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।